इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर जब मेडिसिन काम करना बंद कर देती है, जैसे कि वायग्रा, सियालिस या और दूसरे PDE5 इनहिबिटर्स, तब इंट्रापेनाइल इंजेक्शन या जिसको इंट्राकैवर्नोजल इंजेक्शंस भी बोलते हैं, एक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। यूजुअली इंट्रापेनाइल इंजेक्शन या इंट्राकैवर्नोजल इंजेक्शन जब हम लगाते हैं तो उसको लगाने से पहले मरीज की बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। पहला तो क्या वो इस ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल कैंडिडेट है या नहीं है, क्योंकि इंट्रापेनाइल इंजेक्शंस या इंट्राकैवर्नोजल इंजेक्शन जब हम लगाते हैं तो उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो पहला, उसको लगाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो कितना सीवियर है। दूसरा, उस पे जो PDE5 इनहिबिटर्स हैं या जो दूसरी मेडिकेशंस हैं वो काम क्यों नहीं कर रही है। वायग्रा या टाडालाफिल या वर्डेनाफिल क्यों काम नहीं कर रही, क्यों उसके इरेक्शन नहीं आ रहा है। तीसरा, कहीं उसके कोई क्रॉनिक हिस्ट्री तो नहीं है, लाइक ल्यूकेमिया या कोई ऐसी बीमारी जिसके अंदर प्रायपिज्म या पेनफुल इरेक्शन होने की संभावना होती है। कई बार प्रायपिज्म बिना इंट्रापेनाइल इंजेक्शन दिए भी हो जाता है, या वायग्रा की गोली खाने से भी प्रोलॉन्ग इरेक्शन आ जाता है। प्रायपिज्म मतलब आपका पेनिस जो होता है वो डाउन ही नहीं होता, वो खड़ा हो जाता है और उसमें पेन होने लगता है और फिर वो ढीला ही नहीं पड़ता है। तो यदि ऐसी कोई कंडीशन आपकी बॉडी में पहले कभी हुई है तो हमें इस चीज़ का पहले निर्धारण करना होता है कि यार इस तरह की कोई बीमारी मुझ में तो नहीं है। अभी इंट्रापेनाइल इंजेक्शन को डालने से पहले पेनिस के अंदर इंट्रापेनाइल इंजेक्शन के जैसे इंसुलिन के सिरिंज हम लगाते हैं डायबिटीज़ में, वैसे ही माइक्रो नीडल से इंट्रापेनाइल इंजेक्शन हम लगाते हैं कैवर्नोजम के अंदर, जिससे कि इरेक्शन आ जाता है। इंट्रापेनाइल इंजेक्शन बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला पेपावरिन, दूसरा बाइमिक्स और तीसरा ट्राइमिक्स। तो जो सबसे कॉमन होता है वो पेपावरिन होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल होता है। तो पेपावरिन जो होता है उसका काम क्या होता है, इट्स ए वेजोडाइलेटर, और ये स्मूथ मसल्स होती है पेनिस के अंदर, उनको स्मूथ करता है तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और पेनिस इरेक्ट हो जाता है। दूसरा होता है बाइमिक्स। तो बाइमिक्स के अंदर क्या होता है, एक दूसरा सॉल्ट और डाल दिया जाता है पेपावरिन के साथ, जिसको हम फेंटोलामाइन बोलते हैं। तो फेंटोलामाइन और पेपावरिन होता है। और जो तीसरा जिसको हम ट्राइमिक्स बोलते हैं, उसके अंदर पेपावरिन, फेंटोलामाइन और एल्फ्रोस्टाडिल एक दवाई होती है जो काफ़ी कॉस्टली होती है। उन तीनों के मिक्सचर को डाला जाता है। एल्फ्रोस्टाडिल महंगी दवाई है पर काफ़ी सेफ होती है। तो पेपावरिन का जो डोज होता है उसका किस तरह से डोज का निर्धारण किया जाता है। तो पहला, जब भी पेपावरिन दिया जाता है तो उसका डोज निर्धारण करने से पहले पेशेंट को हॉस्पिटल या क्लिनिक में बुलाया जाता है और उसको लो डोज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पेशेंट आया, उसको हमने लिटाया और हमने उसको 15 से 30 मिलीग्राम दवाई यानी कि 0.5 ml का डोज उसके पेनिस में इंजेक्ट कर दिया और उसको हमने चेक किया कि यार इसका इरेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। सपोज करो कि उसके इरेक्शन नहीं आ रहा है तो उसके बाद वापस से करीब 0.25 ml या 15 से 20 मिलीग्राम बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके फिर डालेंगे। यदि उसके इरेक्शन आ जाता है तो डिसाइड कर लेंगे कि 0.5 ml लगाओगे तो आपके इरेक्शन आ जाएगा। यदि इसके बाद भी नहीं आ रहा तो हम और थोड़ा सा डोज को बढ़ाते हैं, 1 ml तक चले जाते हैं। तो ये इस तरह से इसका डोज निर्धारित किया जाता है। डोज को देने के बाद पेशेंट का इरेक्शन आने के बाद उसको घर नहीं भेजते हैं जब तक कि उसका इरेक्शन वापस से डिसअपियर नहीं हो जाए। ऐसा 1-2 सिटिंग रेगुलरली करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि उसको प्रायपिज्म हो गया और आपने उसको रात को इंजेक्शन देके भेज दिया या रात को उसने सेक्स से पहले इंजेक्शन लगा लिया और उसका पेनिस इरेक्ट ही रहा सेक्स करने के बाद, तो एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। और ऐसी कंडीशन के अंदर यदि रात को उसको कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसका पेनिस
के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो डैमेज हो सकते हैं, उसके स्कार फाइब्रोसिस हो सकता है, उसके पेन जो होता है वो हो सकता है। और यदि पेशेंट ओल्ड एज का है, यदि उसके हार्ट डिजीजेस हैं या और कोई दूसरी चीज़ें हैं, तो वो और दूसरे कंडीशंस के अंदर लैंड अप हो सकता है, हार्ट अटैक में भी जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब हम बायोमिक्स की बात करें तो बायोमिक्स के अंदर फेंटोलामाइन और डाल दिया जाता है पेपावेरिन के साथ। फेंटोलामाइन क्या करता है कि पेपावेरिन के जो फंक्शन को इन्हांस कर देता है, उसकी इफेक्टिविटी को इन्हांस कर देता है। और जब ये इंजेक्शन लगाया जाएगा तो कम डोज के अंदर ही अच्छा इरेक्शन आ जाता है, तो सेफ्टी प्रोफाइल बढ़ जाती है। फेंटोलामाइन बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, सस्ता ही होता है। अब हम बात करते हैं तीसरा जो सॉल्ट है जिसको ट्राइमेक्स बोलते हैं, एल्फ्रोस्टेटिन। ये कॉस्टली होता है लेकिन ये बहुत सेफ होता है, और ये पेपावेरिन की तरह ही आपके फेंटोलामाइन की तरह ही पेपावेरिन के जो इफेक्टिविटी उसको इन्हांस कर देते हैं। सो दीज आर इंट्राकैवर्नोजल इंजेक्शंस। जिनके प्रोटोकॉल है सबसे पहले कि आपको जब मरीज के अंदर ये इंजेक्शन लगाना है, डालना है उसके पेनिस में, तो उसकी सेफ्टी प्रोफाइल एक तो उसको समझाना बहुत जरूरी है, और पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दवाई बहुत वंडरफुल है, बहुत शानदार है, लेकिन इसको हर किसी को नहीं दी जाती है। ऐसे ही लोगों को हम देते हैं जिन लोगों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीटेबल नहीं है, या जिनको डॉक्टर ने बोला कि भैया अब आपको पेनाइल इम्प्लांट करा लेना चाहिए। तो ऐसे पेनाइल इम्प्लांट से पहले हम इसको दे सकते हैं। या साइकोजेनिक ईडी है, मियाँ बीवी के बीच बहुत झगड़ा है और कोई ऐसी कंडीशन आ रही जिसके अंदर वो एक दूसरे को मतलब सेक्स नहीं कर पाते साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, तो वहाँ पर भी इंजेक्शन डाले जाते हैं। लेकिन साइड इफेक्ट प्रोफाइल मरीज को समझाना बहुत ज़रूरी है, और मैंने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा कई बार पेपावेरिन के साइड इफेक्ट देखे हैं, इसलिए मैं अक्सर मरीज को इन चीज़ों के लिए मना ही करता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि उसके प्राइपिज्म हो गया तो उस वक्त उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कई बार पेशेंट को भी अपनी फैमिली को ये बताने में बड़ी दिक्कत आती है कि तेरा पेनिस खड़ा क्यों हुआ, मतलब तुम इस कंडीशन में लैंड अप क्यों हुए। और अक्सर इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं वो 55 के बाद के होते हैं, 60 के बाद के होते हैं, जिनके डायबिटीज़ होती है या ओबेसिटी होती है या क्रॉनिक कंडीशंस होती है, तो उस वक्त बड़ी मुश्किल हो जाती है। और कई बार पेशेंट को हमें एक एक दो दो दिन भी एडमिट करके रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आपने उसके इंजेक्शन या आपका पेनिस इरेक्ट हो गया, मैंने इंजेक्शन लगा के इसका ब्लड खींचा, इसको डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मसल्स इतनी स्मूथ हो जाती कि वापस से भर जाता है। तो कई बार ड्रेन करने के लिए जैसे ब्लड डोनेट करते हैं उस कंडीशन की तरह इसको हमें ब्लड को निकालना पड़ता है। तो ये सब इसके साइड इफेक्ट होते हैं। बाकी ट्रीटमेंट वंडरफुल होता है, चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कई बार यदि ये खराब हो जाए तो हमें लेने के देने भी पड़ जाते हैं।